Hello everyone, good morning. Am I audible to all of you? Am I audible to all of you? I hope I'm visible also. Chalo. So I believe today is the combined class for batch 1 and batch 2 both. Batch 1 and batch 2 both, right? So how many of you are from batch number 2? How many of you are from batch number 2? Yes, how many of you are from batch number 2? सर न्यू स्केड्यूल में बायो का टाइम 9:35 है, बट आई कांट हेल्प इट. एक्चुअली क्या होता है ना, दिस इज इम्पार्टर्स प्लेटफॉर्म where all these classes are already pre-scheduled. It will only show me to start. I have no, एक minute. I have no control over it. So whatever the time it will be mentioned, or it will be scheduled by the particular person, the technical person, I have to follow that. तो मेरे यहाँ पे 9:45 शो कर रहा था. That's why we have started. Okay, so the student of who are from the new batch or from the second batch, what is the status of your syllabus? You have already started Animal Kingdom and you have finished till which phylum? कौन सा फाइलम तक पढ़ा है आप लोगों ने? बताओ. till which phylum? एनिलिडा. एनिलिडा चल रहा है. ओके, गुड. इसके पहले सब पढ़ लिया. ओके, एनिलिडा से पहले सब पढ़ लिया. गुड, अच्छी बात है. एनिलिडा से पहले वाला जो एनिलिडा से पहले वाला जो फाइलम है, क्या नाम है उसका? एनिलिडा से पहले वाला फाइलम है एसेलमिंथस. गुड. उसके पहले वाला फाइलम क्या है? प्लैटीहेलमिंथस, फ्लैटवॉर्म्स. ठीक है. कैन एनीवन टेल मी दैट आई एम आस्किंग टू द सेकेंड बैच, प्लैटीहेलमिंथस जो फाइलम है उसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? फ्लैट वॉर्म्स के बारे में. तो फ्लैट वॉर्म्स के बॉडी को अगर हम बात करेंगे, टेप वॉर्म का एग्जांपल लेंगे, हाउ मेनी डिफरेंट पार्ट्स वी कैन क्लासिफाई, एक्चुअली वी कैन डिवाइड द बॉडी ऑफ द फ्लैट वॉर्म. कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फ्लैट वॉर्म के बॉडी को? व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स वी कैन डिवाइड? बोलो. कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में. क्या क्या पार्ट है? ओके, बताओ, नाम बताओ पार्ट का. आई एम आस्किंग टू सेकेंड बैच, नॉट फ्रॉम द फर्स्ट बैच. आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. क्या क्या पार्ट है? बॉडी पार्ट बताओ. बताइए. लेट अस हैव अ स्मॉल क्विक रिवीजन. थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि सेकेंड बैच का एनिलिडा चल रहा है, तो हम एनिलिडा को थोड़ा ख़त्म करके, ठीक है, फिर आर्थ्रोपोडा को एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. आई थिंक फर्स्ट बैच को नो इशू.
अगर हम थोड़ा सा एक फाइलम पीछे जाके और एक बार फिर से एनिमल किंगडम को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आप लोगों को कोई इशू है क्या? अच्छा ही है ना, एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। और हमारे जो दूसरे आपके क्लासमेट्स हैं उनको भी अच्छा हो जाएगा, है ना। मैंने पहले से कहा है कि सम टाइम वी नीड टू बी हेल्पफुल टू ईच अदर, एक दूसरे का मदद भी करना चाहिए, हमेशा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक फाइलम थोड़ा आगे पीछे होगा, एक दो दिन क्लास आगे पीछे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा अच्छा ही है। वी विल मेक ए स्मॉल रिविजन तो आपको भी थोड़ा सा चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। या सेकेंड बैच बताइए, सेकेंड वाले बैच के बच्चे बताइए मुझे कि प्लैटीहेलमिंथस में टेप वर्म का बॉडी अगर हम डिवाइड करेंगे, आपने कहा दो पार्ट में, क्या नाम है दो पार्ट का बताओ। हाँ, इस हफ्ते दिस वीक विल डू रिवीजन एंड विल ट्राई टू स्टार्ट आर्थ्रोपोडा। ठीक है, एक बार एनिमल किंगडम को रिवाइज करेंगे, एनिलिडा का जो थोड़ा सा पार्ट एनिलिडा को पढ़ा दूंगा मैं एक बार फिर से, और आर्थ्रोपोडा को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिलेबस क्या होगा टेस्ट का, ज्यादा नहीं डालूंगा। पिछले बार कितना डाला था, एसेलमिंथस तक दिया था ना, कहाँ तक दिया था, टिनोफोरा तक, निडेरियंस तक दिया था ना। तो ठीक है, इस बार दो फाइलम और कर लो। डोंट वरी, आई विल नॉट गिव यू मच प्रेशर इन द बिगिनिंग। पहले दो फाइलम था और दो फाइलम दूंगा बस, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी पढ़ो, बस ध्यान से पढ़ो, मैं ये क्या कह रहा हूँ वो देखो ध्यान से। टेस्ट का सिलेबस मैक्सिमम फ्रॉम माय साइड, लेट इट बी क्लियर, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू नॉट मोर देन 2 मोर फाइलम। दो फाइलम मैंने दिया था, आई थिंक निडेरियंस तक दिया था, तो टिनोफोरा प्लस प्लैटीहेलमिंथस, इतना ही होगा सिलेबस, इससे ज्यादा नहीं दूंगा मैं। सो मेरा तरफ से क्लियर हो गया और टेंशन ही मत लो। ठीक है, शुरू में मैं ज्यादा आपको प्रेशर नहीं दूंगा। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम टू गेट अकोमोडेटेड, आई नो, मैंने आपको पहले ही बताया। चलिए ठीक है, फर्स्ट बैच वाले बता दो, सेकंड बैच वाले नहीं बता रहे, फर्स्ट बैच वाले बताओ। स्कोलेक्स नेक एंड स्ट्रोबिलर, स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिला नहीं है, स्ट्रोबिलस। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एपोलाइसिस? नाउ इज द क्वेश्चन इज टू एवरीवन, कोई भी आंसर कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेकंड और फर्स्ट बैच, यू ऑल आर नाउ सेम, इट्स ओनली इन वन बैच। अभी अभी से आप लोग सब एक ही बैच में हो, एक बैच में पढ़ोगे। या proglottids, yes, shedding of proglottids from the last part of the body. Now which is the animal who actually first in which animal we actually saw the first time cephalization? First of all tell me what do you mean by cephalization? Cephalization का मतलब क्या समझते हो? Cephalization का क्या मतलब है? What do you mean by cephalization? Formation of head, yes, good, चलो, वेरी गुड। अच्छा, एनिलिडा में आपका जो बैच वाले आज जो नया ज्वाइन किए, थोड़ा मुझे बता दो, एनिलिडा में आप लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिलिडा तक पढ़ लिया है क्या? एनिलिडा में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिडा पढ़ लिया है क्या? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिडा, यू आर डन, पढ़ा है आप लोगों ने? ओके, गुड। कैन यू टेल मी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिलिडा? Yes, Kshitija, you're right. Differentiation of definite head at the anterior is called cephalization. Yes, you're right. Yeah, the characteristic feature of annelida. What is the characteristic feature? The annelids are characterized by what? Annelida नाम किस लिए पढ़ा? Segmented body, metabolic segmentation. Yes, very good. Now, what are periosteum and what are proosteum? Proosteum और periosteum क्या होता है? Annelids में मिलता है। Sir, can you send your notes on the group after the lecture? प्रणव, प्रणव आप फर्स्ट बैच से हो ना? अच्छा, सेकंड वाले, ओके फाइन, ठीक है, विल गेट ऑल द नोट्स, डोंट वरी, यू विल गेट ऑल द नोट्स, एवरीथिंग यू विल गेट। ठीक है, पहले थोड़ा हमें डिस्कस करना है, हमें क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। होता क्या है कि मान लो, ये आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। मान लो कि
आपने मतलब आप लोगों ने गाड़ी खरीदा, सब ने, फर्स्ट बैच वाले ने भी खरीदा, सेकेंड बैच वाले ने भी खरीदा। फर्स्ट बैच वालों ने क्या खरीदा? अच्छा, दोनों का कैटेगरी सेम है, 125 सीसी, दोनों ने ही 125 सीसी का बाइक खरीदा। फर्स्ट बैच वालों ने भी 125 सीसी का बाइक खरीदा है, सेकेंड बैच वालों ने भी 125 सीसी का बाइक खरीदा है। लेकिन फर्क क्या है? किसी ने हीरो का लिया है, किसी ने होंडा का लिया है, और मान लो यामाहा का लिया है। दोनों में फर्क है। अब ये दोनों बाइक जो चला रहे हैं ये दूसरे कंपनी का, इनमें डिफरेंसेस होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा कि नहीं होगा? मान लो कि अगर होंडा वाले को मैं यामा वाला बाइक दे दूं तो उसको सिंक्रोनाइज होने में या उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट योर कैटेगरी सेम, कंटेंट इज सेम, दैट इज 125 सीसी, पावर सेम है, बट बाइक अलग है, ब्रांड अलग है। तो ब्रांड मतलब यहाँ पे टीचर की बात कर रहा हूँ मैं। पहले किसी और टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, मैं अभी और पढ़ा रहा हूँ, वो भी आपको वही पढ़ा रहे थे, मैं भी आपको वही पढ़ाऊंगा, वही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी इसमें फर्क होता है। जैसे कि हमने देखा कि दोनों ही बाइक सेम ही कैपेसिटी का है, लेकिन ब्रांड अलग है, इसीलिए उसमें फर्क हो जाता है। ठीक है, उसका हैंडलिंग अलग होगा, इसका हैंडलिंग अलग होगा, बहुत सारे फर्क होते हैं। तो वैसे ही इसीलिए जब हम एक दूसरे बाइक एक्सचेंज करेंगे या दूसरा बाइक लेंगे, नया टीचर आएगा, इसका मतलब कहने का मतलब है कोई नया टीचर आपको पढ़ाएगा, तो शुरू में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, एंड स्लोली यू विल गेट सिंक्रोनाइज. So in that case, what I will do from my side, I will try to help you from my side in all the possible ways, and from your side I will also expect your cooperation from all the respects. समझ में आया? मैं भी आपको मेरी तरफ से जितना मेरे से पॉसिबल होगा, जो भी मैं कर सकता हूँ, आई विल ट्राई ऑल दी थिंग्स, एंड यू ऑल्सो डू द सेम फ्रॉम योर साइड, एंड आई एक्सपेक्ट योर कोऑपरेशन. आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से. तो इसमें आपको करना क्या है? देखो, मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा एनिमल किंगडम का. तो इसमें आपको जहाँ पे आपने नहीं पढ़ा, हो सकता है कुछ टॉपिक आपको नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है ऐसा. दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो गूगल है या जन्म के बाद, पैदा होने के बाद दे नो एवरीथिंग. इट्स नॉट पॉसिबल. वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, सो वी आर लर्निंग एवरी डे, एंड टिल वी डाई वी विल लर्न. ठीक है? तो अगर आपको कुछ पता नहीं है, सो दैट इज नॉट अ बिग डील. तो जो अगर पता नहीं है तो प्लीज़, मैं आपके मेरे अभी जो इस बैच में बच्चे हैं उनको भी बताता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ रिपीटेडली, और बार बार बताऊंगा कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू प्लीज़ आस्क मल्टीपल टाइम. डोंट बी अफ्रेड, एंड प्लीज़ डोंट बी शाय. जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेरे साथ, उनको पता है कि वो जितना बार पूछते हैं मैं उनको उतना बार बताता हूँ. तो आप भी अपना डाउट क्लियर करके क्लास खत्म करना. अगर आपने जो चीज़ नहीं पढ़ा है मुझे बताना, सर ये हमने नहीं पढ़ा है, मुझे इसको समझाइए, तो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है? क्योंकि हर ब्रांड का, हर टीचर का तरफ पढ़ाने का तरीका अलग होता है. थोड़ा सा कंटेंट वही होगा, लेकिन तरीका अलग होता है. यस क्षितिजा, वी हैव अ कंबाइंड लेक्चर फ्रॉम टुडे. देखो कितने पार्टिसिपेंट है, 84 पार्टिसिपेंट है. तुम्हारे क्लास में है 84 बच्चे, सब लोग अभी ज्वाइन करके एक साथ हो गए. तो इसीलिए हम एनिमल किंगडम को एक बार रिवाइज करेंगे, उससे आपका ही फायदा होगा, जो पुराने बैच वाले हैं, और जो नए बैच वाले हैं उनको भी फायदा होगा. अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी भाग सकता हूँ, एनिलेरा से लेके भगा सकता हूँ सिलेबस. उससे क्या होगा, तीन क्लासेस ही आगे भागेंगे. उससे नुकसान ये होगा कि पुराने वाले बच्चे जो होंगे वो, उनको टाइम ही नहीं मिलेगा सेटल डाउन होने के लिए, और उनको थोड़ा सा ऑड लगेगा और वो सीख नहीं पाएंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहता. ठीक है? सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बैच, प्लीज कोऑपरेट विथ ईच अदर. थोड़ा नोट शेयर करना है तो वो करो, मैं भी करूंगा. ठीक है? और बाकी अगर कोई किसी से हेल्प चाहता है, ग्रुप में ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी. ठीक है? नए वाले बच्चे ग्रुप में ज्वाइन कर जाओ. ऑलरेडी अगर ज्वाइन है तो अच्छी बात है, और इफ यू आर नॉट ज्वाइन सो प्लीज ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है? एंड प्लीज अदर स्टूडेंट हेल्प देम टू गेट ज्वाइन. अच्छा, एकेडमी कब स्टार्ट होगा ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग इट शुड स्टार्ट फ्रॉम जुलाई मिड. आई एक्सपेक्ट, दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, or maybe at the most August. I don't know actually. This is my expectation. I'm presuming. Okay, so don't say that, sir. आपने तो बोला था. मुझे नहीं पता. मैं expect कर रहा हूँ situation देख के. Number of cases are decreasing right now. So on that basis, I'm saying. चलो, अभी थर्ड वेव भी आ सकता है. they are saying, I don't know. कब कोरोना जाएगा we don't know. हमारी लाइफ पूरा एकदम
घर के अंदर हो चुका है अभी सब। मैं भी घर के अंदर बैठ के पढ़ाता हूँ आपको, आप भी घर के अंदर बैठ के पढ़ते हो। बिल्कुल लाइफ पूरा बोरिंग लाइफ हो गया अभी एकदम। कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई किसी से मिलना नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता 7 से 8 दिन में अगर शुरू होगा तो दैट्स गुड। मैंने अपनी बोला, मैंने जस्ट बोला कि हो सकता है, आई डोंट नो। ठीक है, तो चलो हम लोग ना क्या करते हैं, हम शुरू से एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट, और देखते हैं कि हमारे जो नए दोस्त हैं आपके, या आपके जो नए क्लासमेट्स हैं, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे है तो उसको हम डिस्कस भी कर लेंगे। और अगर उनको पता है सब कुछ तब तो और अच्छी बात है, कोई तो टेंशन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी एनिमल किंगडम, द फर्स्ट थिंग इज दैट आई थिंक यू ऑलरेडी स्टार्टेड the biological classification. You all know about the biological classification well, very well. So what we do, we classify the organism according to their similarities, in between their similarities and dissimilarities, है ना। तो हम एनिमल्स को भी कैटेगराइज करते हैं उसके बेसिस में, है ना। तो whenever we find an animal, so we classify the animal in a particular group or particular phylum, class, or genus or species or order or class, whatever it is. तो उसको जो पर्टिकुलर फाइलम में हम डालते हैं, किसके बेसिस में डालते हैं, देयर आर सम क्राइटेरिया वी नीड टू फॉलो। हमने मतलब व्हाट वी हैव डन, देयर आर मेनी टैक्सोनॉमिस्ट मतलब दोज हु आर स्टडी about the classification of organism, they are known as taxonomists, and that subject is known as taxonomy. So in the taxonomy we have already categorized and we have already finalized some criteria that we need to follow when we actually categorize the animal, or in case that any organism in certain group. तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल। तो एनिमल किंगडम में कोई भी नया एनिमल अगर हमें मिलेगा, उसको हमें कैटेगराइज करना है, तो हम कुछ क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कोई बुक आया है लाइब्रेरी में, मैंने आपको पहले ही बताया था, या मान लो कि अगर कोई नया एडमिशन आया है हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में, तो वो बच्चा आया और हमने उसका एडमिशन करवाया, तो किस क्लास में बैठेगा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे हम, पहला वो क्लास उसका क्या है, 11th, ये पता हो गया तो हम 11th जहाँ पे वहाँ लेके जाएंगे। उसके बाद सवाल होगा कि वो कौन से क्लास में पढ़ता है, मतलब 11th A B C, मतलब डिवीजन कौन सा है। अच्छा, डिवीजन किस हिसाब से है, सब्जेक्ट के हिसाब से। क्या वो नीट करना चाहता है, ही वांट टू डू नीट, और शी वांट टू डू नीट, और व्हाट, और इंजीनियरिंग। सो अगर नीट के लिए इंटरेस्टेड है तो हम नीट वाले बैच में उसको बैठाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, उसको सेपरेट कर रहे हैं, उसको ग्रुप में डाल रहे हैं। वैसे ही अगर हमें कोई नया एनिमल मिलता है, उसको भी कैटेगराइज करने के लिए, किसी पर्टिकुलर फाइलम में डालने के लिए हम क्या करते हैं, उनको कैटेगरी के वाइज या क्राइटेरिया होता है, उसको फॉलो करके हम ये काम करते हैं, है ना। तो सबसे पहला क्राइटेरिया को क्या होता है, अच्छा, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, बताओ, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लिनियस, कौन बोला, यस राइट, ठीक है। नाउ हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जूलॉजी, चलो सबने सही बोला, ये एरिस्टोटल, राइट। ही रोट अ बुक कॉल हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है, क्या बुक लिखा था उन्होंने, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ये बुक का नाम था। अच्छा, उस बुक में उन्होंने एनिमल को कैटेगराइज किया था दो कैटेगरी में बेसिकली, एक होता ए नेमा, दूसरा था ई नेमा। एक था ए नेमा, दूसरा है ई नेमा। दोनों में क्या फर्क है, ई नेमा और ए नेमा क्या फर्क है। ई नेमा मतलब द एनिमल्स दे डू नॉट हैव आरबीसी, है ना, जिसके पास आरबीसी नहीं है उसको उन्होंने किस में डाल दिया, ए नेमा में, और जिनके पास आरबीसी है उनको उन्होंने किस में डाल दिया, ई नेमा में। तो बेसिकली ब्रॉडली उसने एनिमल को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, दो ग्रुप में डिवाइड किया था ब्रॉडली, ठीक है। उनका बुक था जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया, उसमें। गुड, नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम किसी भी एनिमल को देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करते हैं, क्या देखते हैं कि वो एनिमल किस हैबिटेट में रहता है, इन विच हैबिटेट द एनिमल इज एक्चुअली लिविंग। क्या वो टेरेस्ट्रियल है, क्या वो एक्वेटिक है ना। अगर एक्वेटिक होगा तो मैंने आपको बताया था कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उसमें भी हमें अगर हम देखेंगे किसी एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट का हम अगर स्टडी करेंगे तो हमने देखा था उसमें जो वाटर, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको हम बोलते हैं पेलाजिक, ठीक है। उसके बाद जो बॉटम में रहते हैं उनको हम कहते हैं बेंथिक,
उसमें बहुत सारे जोन होते हैं, जैसे कि फोटिक जोन, एफोटिक जोन। उसमें एनिमल्स को भी हमने डिवाइड किया था अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे प्लैंक्टन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स। देन नेक्टॉन्स मतलब दोज हु कैन माइग्रेट और मूव अकॉर्डिंग टू देयर, they have the locomotory organs for their movement, like fishes. Then benthic organism, those who are living on the bottom of bottom of the water bodies, है ना। चलो, उसके बाद मैंने बात किया था टेरेस्ट्रियल, ये तो एक्वेटिक हो गया। उसके बाद था टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में हम क्या देखते हैं, फोसोरियल, उसके बाद सांसोरियल, उसके बाद कार्सोरियल। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, वेरी क्विक अनाउंसमेंट। इन माय एरिया वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ, हियर it is very cloudy and it's rainy. So suddenly if I am if I am on offline, please understand that I am not having, means in my area there is no electricity, so you can wait, ठीक है, until the electricity comes back, and if it delays more than 15 minutes then I will inform you in the group, ठीक है। चलो, स्मॉल अनाउंसमेंट आपको बता दिया। अच्छा, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड में रहते हैं, दोज हु आर लिविंग ऑन द लैंड। नाउ वी कैन कैटेगराइज द एनिमल इन डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे मैंने पढ़ाया था आपको, फोसोरियल, सांसोरियल, उसके बाद कार्सोरियल, आर्बोरियल, एरियल, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरीज हमने पढ़ा था। ऐसे नहीं कि सब कुछ तो हम पढ़ नहीं सकते, जो बेसिक कुछ है, कुछ बेसिक एग्जांपल है, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। फोसोरियल का मतलब दोज हु आर लिविंग इन द एनिमल्स हु आर लिविंग इनसाइड द बरोज, making burrows inside the soil and they're living there, they're called fossorial. Example है earthworm. Sansorial, those who are having or those who are working on the walls. Then cursorial, those who are running very fast. The animals who can run very fast, they're considered and they are actually belongs to the group called cursorial. Then we have arboreal. मतलब living on trees. Aerial मतलब the animals which can fly, example birds, है ना। Now the next criteria was the level of organization. Level of organization क्या है, कितने तरह का हो सकता है? बेसिकली 3 तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन वी हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन वी हैव organ level of organization, or what we can do in, we can say in organ, the fourth one is your organ system level of organization, है ना। अच्छा, तो ब्रॉडली हम जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सेलुलर लेवल, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, अगर बॉडी प्लान अगर हम देखेंगे तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान, है ना। एक होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, दूसरा होता है ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। अच्छा, उसमें से भी एक होता है प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। व्हाट इज प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। यस, वेरी गुड। प्रोटोस्टोम मतलब होता है द एनिमल in case of the animal during the development of embryological development, the mouth will form first and anus will form later. That type of animal are known as, or we can group them in protostomes. And बिल्कुल इसका opposite क्या होगा, anus will develop during the embryonic state and mouth will form later, and that is called deuterostome. Example क्या है, deuterostome का example है Echinodermata and Chordata are coming under deuterostome, and all the phylum except the Echinodermata and Chordata are coming under protostome, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्री क्या है, कितने टाइप का होता है, ये हमने डिस्कस किया था, ये आप सबको पता होगा। सिमेट्री देखो, किसी एनिमल में सिमेट्री हो सकता है, किसी एनिमल में सिमेट्री नहीं हो सकता। अगर किसी में सिमेट्री नहीं है तो हम उसको कहते हैं
एसिमेट्रिकल, अगर किसी में सिमेट्री है तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल और सिमेट्री। तो सिमेट्री में कितने तरह के हो सकते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिमेट्री। वन इज योर यूनिवर्सल सिमेट्री, सेकंड वन इज योर रेडियल सिमेट्री, थर्ड वन इज योर बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, यूनिवर्सल सिमेट्री जिसको हम एग्जांपल है वॉलवॉक्स, जिसको हम स्फेरिकल सिमेट्री भी कहते हैं, जैसे एक टेनिस बॉल होता है बिल्कुल वैसा होगा अगर बॉडी का स्ट्रक्चर एनिमल का, तो हम उसको बोलेंगे जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, फाइन। नाउ एम आई ऑडिबल अगेन? चलो, आई बिलीव आई एम विजिबल ऑल्सो, ऑडिबल एंड विजिबल बोथ। ठीक है, चलिए। सो द नेक्स्ट इज रेडियल सिमेट्री एंड द थर्ड टाइप इज कॉल्ड बाइलैटरल सिमेट्री। तो बहुत सिंपल है, ये आप सबको पता ही होगा। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस और कुछ आपको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है जर्म लेयर। क्या होता है जर्म लेयर? व्हाट आर द जर्म लेयर्स? एनी आइडिया? जर्म लेयर क्या होता है? जर्म लेयर्स क्या है? थ्री टाइप्स। ठीक है, लेकिन है क्या जर्म लेयर? देखो, ड्यूरिंग आफ्टर द फर्टिलाइजेशन व्हेन द जाइगोट फॉर्म्स, then after the further development during the gastrulation phase, what will happen? Three germ layers will form. अब कुछ एनिमल्स में ये जर्म लेयर दो हो सकते हैं और कुछ एनिमल्स में ये जर्म लेयर तीन हो सकते हैं। अगर जर्म लेयर दो हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। अगर किसी एनिमल में जर्म लेयर अगर तीन होंगे तो हम उनको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो नॉर्मली जो जर्म लेयर होते हैं तीन, क्या क्या है? एक्टोडर्म, मतलब आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। मिडिल में जो लेयर होता है उसको बोलते हैं मीजोडर्म, और जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। सो देयर आर थ्री लेयर्स और थ्री जर्म लेयर्स फ्रॉम विच द एंटायर एनिमल इट कैन ग्रो। ठीक है, तो जो एम्ब्रायनिक स्टेज में ये जो जर्म लेयर बनते हैं ना, फ्रॉम दिस जर्म लेयर ओनली द एंटायर बॉडी और द एंटायर इंडिविजुअल इज एक्चुअली ग्रोइंग। पूरा जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ये तीनों ही, मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के जो भी बॉडी के पार्ट्स है, हार्ट है, मसल्स है, लिम्स है, हेयर है, हेड है, ब्रेन है, वट एवर द पार्ट्स इट विल डेवलप, एंडोस्केलेटन है, it will grow from all these three parts. So animals which are having two germ layers during their embryonic development, they are called as diploblastic. If they are having two, they are known as triploblastic. Sorry, two means diploblastic, three means triploblastic. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्राइटेरिया, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन क्या होता है? बॉडी सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। दूसरा होता है सूडो मेटामेरिज्म, और सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी होता है। मतलब हमें लगेगा कि सेगमेंटेशन है, बट सूडो जो ये वर्ड होता है इसका मतलब ही क्या होता है? सूडो का मतलब ही होता है, इससे लैटिन वर्ड सूडो, जहाँ पे सूडो यूज होगा इस वर्ड का मतलब ही होता है फॉल्स। ठीक है, तो सूडो का मतलब भी होता है फॉल्स। ठीक है, तो सूडो मेटामेरिज्म मतलब लगेगा कि मेटामेरिज्म मतलब सेगमेंटेशन है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। अब ये क्वेश्चन है आपसे, बताओ मुझे कि ट्रू सेगमेंटेशन या जो हम कहते हैं ना मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय मेटामेरिक सेगमेंटेशन? क्या होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बताइए।
Okay. See, body is divided into same segments again and again. That is called मेटामेरिक segmentation. मतलब सेम सेगमेंट रिपीट होके पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन. सिफलाइजेशन क्या होता है? सिफलाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ द हेड. सबसे पहले कौन से एनिमल में हेड फॉर्मेशन हुआ था, हेड बना था? प्लैटीहेलमिंथस. नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. क्या होता है फर्टिलाइजेशन? क्या होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है? Morphologically distinct. When we can differentiate between male and female individual organism by seeing morphologically, then they are known as, that phenomena is called sexual dimorphism. मतलब आप किसी लड़के को देख के बोल सकते हो ना ये लड़का है, लड़की को देख के बोल सकते हैं ना मॉर्फोलॉजिकली, बाहर से देख के कि ये लड़की है. अगर ऐसा किसी एनिमल में है, मॉर्फोलॉजिकली देख के हम पता कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेल एंड फीमेल के बीच में, then that phenomena is called सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. कुछ एनिमल में होता है, कुछ एनिमल में नहीं होता. अच्छा, फर्टिलाइजेशन कितने तरह का हो सकता है? एक्सटर्नल, इंटरनल, सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन. देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना. एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकता है ना. अच्छा, डेवलपमेंट कैसा हो सकता है? डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है. डायरेक्ट मतलब कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होगा, इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज होगा, जैसे कि टेडपोल लार्वा है, उसके बाद कैटरपिलर है. हम जैसे देखते हैं कैटरपिलर से फाइनली क्या मिलेगा? विल गेट बटरफ्लाइज. सो कैटरपिलर इज अ लार्वल स्टेज ऑफ व्हाट? बटरफ्लाइज. इंसेक्ट है वो. चलो उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ एग्स के बारे में डिस्कस किया था, वो बहुत सिंपल है, उसको देख लेना. जैसे आपको टीलोलिसिथल, मिजोलिसिथल, माइक्रोलिसिथल, मैक्रोलिसिथल, होमोलिसिथल, है ना, सेंट्रोलिसिथल पढ़ाया था ना, मैंने डायग्राम भी दिखाया था. चलो अच्छा, अभी तक मैंने जो भी डिस्कस किया ये सब आप लोगों ने पढ़ा है ना, सेकंड वाले बैच के बच्चे जो हैं, आपको पता है ना ये सब? चलो, यू नो ऑल द टाइप्स ऑफ एग्स, मैक्रोलिसिथल, टीलोलिसिथल, मिजोलिसिथल, सेंट्रोलिसिथल. ओके, चलो नेक्स्ट है सिलोम. जय कुमार, जय कुमार पूछ रहा है सर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि होमोलिसिथल एंड जो मियोलिसिथल है उसके बीच में क्या डिफरेंस है ना. अच्छा ठीक है. अच्छा, नोट्स में मैंने आपको दिया था ना, ये लिख लिया था ना आप लोगों ने? जो पहले वाले बच्चे हैं, मैंने समझाया था तो उस समय बोला था लिख लेने के लिए, लिख लिया था आप लोगों ने जब रिटर्न ना? ठीक है, ओके. अच्छा, किसका नोट्स अप टू डेट है अभी तक? मैंने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक नोट्स किसका है, किस किसका है? जय कुमार का है. ओके, और किसका है? ओके, ये तो सही लिखा है क्षितिजा ने. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यॉक इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड होमोलिसिथल, वेयर एज द मेसो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक बट एट वन साइड. मैंने डायग्राम भी आपको दिया था, फोटोज भी दिखाए थे. ठीक है, एक काम करो, जिसको अप टू डेट है ना नोट्स, थोड़ा उसको आप ग्रुप में शेयर करो. एंड सेकेंड बैच के बच्चे, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर चुके हो क्या? यू ऑलरेडी ज्वाइन द ग्रुप? नो ना. सो यहाँ पे लिंक शेयर कर सकता है कोई ग्रुप का? कैन एनीवन शेयर द लिंक हेयर? यहाँ हो सकता है क्या शेयर? पता नहीं मुझे, आई डोंट नो. तो शेयर कर दो यहाँ पे ग्रुप, अगर हो सकता है तो. जय कुमार शेयर करो, लिंक शेयर करो हमारे ग्रुप का. और जिसका अप टू डेट है वो नोट्स अपना शेयर करना. ठीक है, एक बार करो, बार बार नहीं करना है, अभी एक बार कर दो, ताकि बाकी जो बच्चे एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेंगे. कोई पॉइंट अगर उनका नहीं है, सो दे कैन गो थ्रू दैट पॉइंट, है ना.
चलो नेक्स्ट है सीलोम, बॉडी कैविटी। तो सीलोम और बॉडी कैविटी क्या होती है, हमें सबको पता है, हमने हमने पढ़ा है। सीलोम बनता कैसे, मैंने अभी बताया था। कितने तरह के सीलोम होते हैं, ए सीलोमेट या सूडो सीलोमेट या यू सीलोमेट, ठीक है। और उसके बाद ओरिजिन के ऊपर भी हमने डिवाइड किया है। एक होता है सीजोसीलोम, दूसरा होता है एंटीरोसीलोम। सीजोसीलोम और एंटीरोसीलोम के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? सीजोसीलोम एंड एंटीरोसीलोम के बीच में क्या डिफरेंस है? हु विल डिस्कस? यस, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडोम, ठीक है। दैट इज इन केस ऑफ सीजोसीलोम। एंटीरोसीलोम मतलब, एंटीरोसीलोम बहुत सिंपल है, मैंने बताया था, इसमें ज्यादा हमें डिस्कस डिटेल में करना नहीं है, बस हम इतना जानना है द कैविटी इज फील्ड विद द ब्लड इज कॉल्ड हीमोसिल। एंड एंटीरोसीलोम में क्या होता है, जो एम्ब्रायनिक स्ट्रक्चर होता है आर्केंट्रॉन, वो रहता है आपके एडल्ट स्टेज में, उसको हम कहते हैं एंटीरोसीलोम, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। चलो, ये बहुत सिंपल है, इनकम्प्लीट होगा या कंप्लीट होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब एलिमेंट्री कैनाल एनिमल में कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। डाइजेशन दो हो सकता है, इंट्रा सेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर। न्यूट्रिशन हमें पता है, इट कैन बी कार्निवोर, इट कैन बी हार्बीवोर, इट कैन बी ओमनीवोर। रेस्पिरेशन एरोबिक हो सकता है, एनेरोबिक हो सकता है ना। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन में किसके थ्रू होता है? थ्रू द बॉडी सरफेस, थ्रू द गिल्स इन केस ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, through the tracheary structure, tracheary system in some organism like cockroaches, that is in case of the arthropoda. Then lungs is also one of the organ which is responsible for the respiration. Then we have the circulatory system, open and closed type. Now, what is the basic difference between open type of circulatory system and closed type of circulatory system? Now, this question I am asking to the second batch student. मुझे कौन डिफरेंशिएट करके बता सकता है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बीच में डिफरेंस पता है आप लोगों को? सेकेंड बैच वाले, साक्षी सेकेंड बैच के हो आप? अच्छा, जय कुमार ने यहाँ पे शेयर किया है शायद, इट्स वर्किंग और नॉट, आई डोंट नो। ओपन ब्लड वेसल, ओपन ब्लड नॉट प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स। क्षितिजा आंसर कर रही है, क्षितिजा इज राइट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में साइनस होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में साइनसेस होता है। एंड व्हाट इज हैपनिंग? ओके, open blood flows through the sinuses, closed blood flow considered through the vessel. अच्छा, pressure is low, closed pressure is high. Okay, fluid of closed system of hemoglobin, open blood does not stain in blood. ये क्या होता है? Blood does not stain blood, where it goes then? blood stain blood vessels. अच्छा, आपने blood vessel बोलना चाहा, ठीक है। blood vessels are open circulatory system are system where the blood rather being sealed right in arteries and veins. Okay, close. In closed circulation, blood flow through the vessels inside the blood body such as arteries and veins. देखो, बेसिक जो डिफरेंस है ब्रॉडली हम जब उसको पढ़ते हैं तो हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, और उसको देखो समझ लो। जो क्लोज और ओपन के बीच में जो मेन डिफरेंस है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर किसी एनिमल में होगा तो उसके बॉडी में ऐसे साइनसेस होते हैं, साइनसेस होते हैं, ठीक है। और ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है बेसिकली। तो उसमें क्या होगा, वन ब्लड वेसल विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट विल पोर ऑल द ब्लड हियर इनसाइड द साइनस. So it is actually become a blood pool where all the important organs and tissues are dipped in. And what will happen? The exchange of gases will take place. Then the deoxygenated blood will taken by another set of blood vessel. Now this is the schematic diagram to make you understand what is a open blood vessel, open circulatory system look like. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे साइनस होगा, वन सेट ऑफ ब्लड वेसल विल ब्रिंग द ब्लड एंड इट विल
emptied itself inside the sinus, and it will be filled with the blood. It will become blood pool, and inside that there will be organs and the tissues which are dipped in, where they will do the exchange of gases, and then the deoxygenated blood will be taken away from another set of blood vessel. If this is the setup we are having inside an animal body for the circulation purpose, then this type of circulation is known as open circulation. So sir, फिर क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है सर? देखो, क्लोज सर्कुलेशन में क्या होगा, ब्लड वेसल आया, उसके बाद ये फर्दर डिवाइड होगा, ठीक है, देन इट विल फॉर्म द कैपिलरीज, it will divide further and it will form fine blood vessels which are known as capillaries, network of capillaries, where at the tissue level, now you can see there are no sinuses first of all. Second, the blood is also not getting emptied in any structure. It is continuously, it is present inside the blood vessel, and it is only dividing, the blood vessels are only dividing and it is forming fine blood vessels. तो ब्लड जो है ब्लड वेसल के अंदर ही है, बाहर नहीं निकला है, सिर्फ ये जो टिश्यू लेवल पे वहाँ पे ये जब वहाँ पे जब ये जाता है तो ये डिवाइड होके फाइन कैपिलरीज बनाता है। अब मैं आप जिसे एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। एक तो दो रीज़न है, एक तो है जो कैपिलरीज है वो बहुत फाइन होते हैं, बहुत थिन होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है अगर हम देखेंगे, इट इज़ ओनली मेड अप ऑफ अ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। आगे पढ़ेंगे हम सर्कुलेशन में डिटेल में। तो एक चीज़ तो यह है। दूसरा क्या है, जैसे मैं आपको अगर पूछूंगा कि मान लो यहाँ पे एक टैब है, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, तो यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है, और उसका जो आगे जाके आप देखोगे तो उसका जो ओपनिंग है वो बहुत नैरो हो गया, तो यहाँ से जो वाटर निकलेगा उसका जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा? बोलो। इट विल बी मोर, राइट, इट विल बी हाई। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। Blood vessel get divide and form fine capillaries. As a result, the pressure is high. That is the first thing. Second thing is that the capillaries are very thin. They are only made up of a single they are lined with a single squamous epithelium, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ब्लड विल कम आउट, ठीक है। तो वो जो होता है मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, वो बाद में बताऊंगा कि ब्लड जो निकल के चला जाता है उसको हम कहते हैं लीक्ड आउट ब्लड, जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे हम। लेकिन अब यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक मिनट दिखाता हूँ मैं। अब क्या होगा, यहाँ पे कैपिलरीज लेवल पे यहाँ पे ब्लड जो है वो तो निकलेगा नहीं, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा विदाउट द ब्लड इज एक्चुअली एम्प्टीड। तो टिश्यू में O2 आ जाएगा और टिश्यू से CO2 ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। So this is how the exchange of gases taking place at the tissue level in case of closed circulatory system. If you have this type, if we have any animal is having this type of arrangement inside their body for the circulation, then that is called your, एक मिनट, closed circulatory system. उसको हम क्या कहते हैं, closed circulatory system। समझ में आया? क्लोज एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई डाउट है किसी को? चलो, नेक्स्ट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? the system which is actually help to remove from our body or from any animal body, that is called excretory system. So some animal they will release urea, some animal will release ammonia, some animal will release uric acid. So depends on the nitrogenous waste. Now what are these? This ammonia, this urea, this uric acid, these are what? These are N waste, और इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजीनस वेस्ट। सो दिस इज द मैक्सिमम, ठीक है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो एनिमल के बॉडी में सबसे ज्यादा बनता है, मैक्सिमम, ठीक है। सो वी आर रिमूविंग द नाइट्रोजनस वेस्ट इन द मैक्सिमम क्वांटिटी एंड दैट इज नोन एज, sorry, that nitrogenous waste it is actually different from different animals, for different animals। एक तो होता है आपका अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया, तीसरा होता है uric acid। So the animal which release ammonia as their excretory product, main excretory product, then we call them as ammonotelic. Those who release urea, they are known as ureotelic. Those who are releasing
uric acid as their main excretory material or waste material, they are considered as, and we can group them as uricotelic. मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा the maximum amount of water the animal actually needed for excretion of ammonia, सबसे least amount of least amount of water needed for the excretion of uric acid. Am I audible to all of you? Am I audible to all of you? Acha, good. Just give me 1 minute. Animal Kingdom. चलो, Dhyaneshwari Kale, maybe in your area the network is slow. I will show you, I will share my screen and I will show you my speed. तो मेरा स्क्रीन में मैं शेयर करके आपको मेरा मैं भी चेक कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता, मेरा भी स्पीड कम हो सकता है. लेट मी चेक स्पीड टेस्ट. So let us run the speed test. I believe आपको सबको दिख रहा होगा. This is the speed test which is going on. Download speed दिखा रहा है अभी 25.5 Mbps. Upload speed भी दिखाएगा अभी, which is almost 30, I believe. 30 तो होना चाहिए, almost 30 के आसपास. 31.1 Mbps. So this is my speed. ठीक है. हाँ, maybe your speed is, you have your network issue. ठीक है, तो चेक कर लो. मेरा स्पीड तो सही है, तुम जहाँ पे रहते हो वहाँ पे स्पीड खराब है. जय कुमार is asking, sir, which network? Voice is cracking. Might be there a net issue from our side. Yes, definitely from your side. मेरा तो स्पीड दिखा दिया ना मैंने. तुम भी अपना स्पीड टेस्ट करके चेक कर लो, देखो तुम्हारा स्पीड क्या है, तुम्हें पता चल जाएगा. देन यू कैन रियलाइज. कुछ तो करना ही नहीं है, बस गूगल में जाना है, स्पीड टेस्ट करना है, मिल जाएगा फटाफट. So my speed is almost 26 Mbps and 30 Mbps, which is okay, quite good. और कितना चाहिए? अच्छा, किसी ने पूछा सर नेटवर्क क्या है? ये नेटवर्क नहीं है, लैन कनेक्शन है. ठीक है, वाईफाई है मेरा अपना पर्सनल. वो होता है ना कुछ, वो वाईफाई प्रोवाइड करते हैं ना ये वाले, कुछ बहुत सारे कंपनीज होते हैं ब्रॉडबैंड, मुझे नाम नहीं पता इस कंपनी का, लोकल होते हैं बहुत सारे, उससे लिया मैंने. यस वाईफाई राउटर लेके पूरा वाईफाई सेटअप है उसमें. अदरवाइज आई कांट टेक क्लास ना, मेरा दिन भर क्लास है हम लोगों का ना, तो लेना पड़ेगा. अगर स्पीड अच्छा नहीं होगा तो आई कैन नॉट टेक द क्लास, दैट्स वाई. हाँ जी, राउटर है मेरे पास. चलो छोड़ो अभी उसको. ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने पढ़ाया था आपको जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो भी अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है. जैसे हाइड्रा में दे विल डू द एक्सक्रीशन थ्रू व्हाट, थ्रू द बॉडी सरफेस. देन वी हैव सोलानोसाइट्स, और जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, वो किसके केस में होता है? इन केस ऑफ फ्लैटवर्म और प्लैटीहेलमिंथस, जिसको हम इच सिस्टम भी कहते हैं. देन वी हैव रेनेट सेल नेफ्रिडिया इन केस ऑफ अर्थवर्म. देन मालपीजियन टिब्यूल्स इन केस ऑफ इंसेक्ट लाइक कॉकरोचेस. ठीक है. देन वी हैव ऑल्सो इन हायर एनिमल्स वी हैव किडनी फॉर एक्सक्रीशन. जैसे हमारे केस में भी क्या होता है? किडनी होता है एक्सक्रीशन के लिए, है ना. नेक्स्ट होता है नर्वस सिस्टम. So I will share and I will show you some photographs. So this is Animal Kingdom notes. तो ये है आपका जो एम्ब्रायोलॉजिकल स्टेज होता है ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, एक मिनट, या फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है. जाइगोट बनने के बाद कुछ स्टेजेस होते हैं, ये देखो स्टेजेस. मोरुला स्टेज होगा, फिर ब्लास्टुला स्टेज होगा. हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे ना, थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे. हमारे सिलेबस में एम्ब्रायोलॉजी उतना डिटेल में नहीं है,
बट जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे क्लास 12th में तो थोड़ा सा हमें पढ़ना है, तो इतना पढ़ेंगे हम, तो मैं तभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले क्या होता है, पहले जाइगोट बनता है, उसके बाद फर्दर डिवाइड होता है 2 सेल से 4 सेल, 2 to 4, 4 to 8, डबल होता रहता है, 8 to 16, 16 to 32, 32 to 64, 32 to 64, ऐसा होगा। तो अगर आप देख सकते हो ध्यान से यहाँ पे देखोगे, ब्लास्टुला जो स्टेज है ना, ये स्टेज कैसा होता है, मैंने आपको बताया था कि दिस स्टेज व्हाट इज एक्चुअली, इफ यू कंपेयर विद आई टोल्ड यू द मोतीचूर के लड्डू, यू नो ऑल मोतीचूर के लड्डू, खाया ना मोतीचूर के लड्डू, लड्डू खाया कि नहीं, बूंदी के लड्डू। तो देखना, इफ यू ब्रेक इट यू कैन सी दैट इट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। तो बिल्कुल वैसा ही होता है ये स्टेज। कौन सा स्टेज, ये वाला ब्लास्टुला स्टेज। सो इट्स अ बॉल ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल एक साथ, जैसे लड्डू होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें चेंजेस आने लगते हैं। आफ्टर दैट देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस, इट विल हैपन। पहला आप देखो यहाँ पे, अगर हम उसके बाद इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे, हमें क्या दिखेगा, अंदर में भी कंप्लीट यहाँ पे सेल जो है कॉम्पैक्ट है, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, कोई भी कैविटी नहीं है, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, कुछ भी नहीं। उसके बाद इसमें चेंजेस होना शुरू होता है। देखो ग्रास्टुलेशन, जब ग्रास्टुला बनता है तो इसमें देखो धीरे धीरे लेयर बन रहे हैं, ध्यान से देखना। तो देखा ब्लास्टोमियर, उसके बाद एक्टोडर्म। ग्रास्टुला स्टेज में अगर आप देखोगे एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में है, उसमें देखो जब लेयर बनना शुरू हो गया, जर्म लेयर बनना शुरू हो गया, तो देखो यहाँ पे एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, और बीच में आपको यहाँ पे ब्लास्टोसिल है जो कि कैविटी है, और बीच में इसके आगे हम देखेंगे तो इसमें मेसोडर्म भी बनता है। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है उसमें क्या बनेगा, मेसोडर्म भी बनता है। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है, आप देखो यहाँ पे, ठीक है। ब्लास्टोसिल, ब्लास्टुला, देन वी कैन सी दैट देयर इज अ कैविटी इनसाइड, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर, और ब्लास्टोसिल मतलब कैविटी। ये एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट के समय हो रहा है, ध्यान से देखना। और यहाँ पे हमें 3 जर्म लेयर भी देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट करके 3 कलर में दिखाया गया है, मेसोडर्म। और ये ध्यान देना, ये एक क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे हमने इसको पूरे जो स्ट्रक्चर को कट किया है, हम क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं इसको, ध्यान से देखना। ऐसा नहीं कि साइड से ऐसा दिखता है, ये अंदर में क्रॉस सेक्शन लिया तो हम ऐसा दिख रहा है। सो मेसोडर्म मतलब मिडिल वाला लेयर, आउटसाइड मतलब होता है एक्टोडर्म, और इनर मोस्ट लेयर है वो है एंडोडर्म। इसको ये है जर्म लेयर। अब इसी जर्म लेयर से ही पूरा एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, और धीरे 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 एम्ब्रायो डेवलप होने के बाद सारे पार्ट्स, बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे पार्ट, सारे टिश्यू सब यहीं से बनेंगे, एंटायर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म यहीं से बनेगा। अब इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कि जो मेसोडर्म है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म में हर एक लेयर से बॉडी के कुछ पार्ट जो बनना है वो फिक्स होता है। मान लो मेसोडर्म से हमारे बॉडी का एक एंडोस्केलेटन बनेगा, हमारे बॉडी का जो मसल्स है वो बनेगा, ऐसा ऐसा होता है। फिर एक्टोडर्म से मान लो हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो बनेगा। फिर एक्टोडर्म में मान लो बाकी के हमारे जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, वो एक्टोडर्म से बनेगा। तो वो डिफाइंड होता है, ठीक है। हर एनिमल में, हर स्पीसीज में वो डिफाइंड होता है, और वही होगा हमेशा कि कौन से लेयर से क्या क्या बॉडी का पार्ट डेवलप होने वाला है, वो डिटरमाइन, हमने वो स्टडी किया है और हमने वो देखा है। और जब हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं उस समय वहाँ पे आपको वो टेबल बना के दिखाऊंगा। तो अगर हम यहाँ पे एक 3D स्ट्रक्चर में भी अगर देखें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म को, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। मैंने बताया आपको ये इट्स अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर हम देखेंगे तो बाहर वाला जो लेयर है दैट इज एक्टोडर्म, मिडिल में जो लेयर होता है वो मेसोडर्म, और सबसे अंदर में जो होता है वो होता है एंडोडर्म। समझ लो, अभी क्लियर हुआ दिमाग में आइडिया, पूरा जो पिक्चर है क्लियर हुआ, समझ में आया ना कि जो अलग अलग जो लेयर्स होते हैं वो है क्या, बनते कैसे हैं, क्या काम है। मैंने आपको बेसिक्स बताया, ठीक है। इतना हमें अभी इस लेवल पे जानना है। इसके आगे मैं डिस्कस करूंगा ना, अभी इसके आगे भी बहुत कुछ है। अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस, जब राइट टाइम आएगा मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि जर्म लेयर क्या है, ठीक है। वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियरली दिमाग में सेट हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जर्म लेयर है क्या। सब लोग बताओ, फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, कुछ जो भी, सबको पता समझ में आ गया ना कि जर्म लेयर है क्या, कैसे बनता है, किस स्टेज में बनता है, एनिमल के डेवलपमेंट के किस स्टेज में बनता है, क्लियर है सबको। चलो वेरी गुड। चलो अभी हम बात करने वाले थे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो देखो नर्वस सिस्टम का भी यहाँ पे आई हैव डायग्राम, आई विल शो यू या। तो नर्वस सिस्टम जो है मतलब तो न्यूरॉन का जो हमारे एनिमल्स के बॉडी में न्यूरॉन का जो डेवलपमेंट होगा और उसमें उसका जो फंक्शन है वो कैसा है, उसके उसके ऊपर डिपेंड करके हम जो नर्वस सिस्टम को भी अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हाइड्रा, यहाँ पे देखो हाइड्रा का एग्जांपल, ये डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम है। तो हाइड्रा के बॉडी में बिल्कुल सारे जो न्यूरॉन्स है वो बिल्कुल इस तरह से डिफ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, एंड दे वर्क इन देयर कोऑर्डिनेशन। इस तरह के नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं डिफ्यूज टाइप। दूसरा होता है लैडर टाइप।
लैडर टाइप मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे लैडर टाइप आपको किस में मिलेगा, प्लाटीहेलमिंथस, एसेलमिंथस इसमें हमें दिखता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है जिस एनिमल का, बताओ तो कौन सा एनिमल है यहाँ पे, कौन बताएगा किस एनिमल का फोटो है? प्लानरिया, यस वेरी गुड। तो ये प्लानरिया है, ठीक है। तो प्लानरिया का अगर हम नर्वस सिस्टम को देखेंगे तो हमें बहुत ही क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे दो साइड में लैटरल जो नर्व कॉर्ड है वो है, और ट्रांसवर्सली ऑल दिस नर्व कॉर्ड्स आर कनेक्टेड। इस तरह से अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक लैडर जैसा दिख रहा है, लुक लाइक ए लैडर, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लैडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके बाद अगर आप मुलुस्का में देखेंगे, मुलुस्का जो फाइलम है मुलुस्का, उस पर हम देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है इसमें हमें क्या मिलेगा, गैंग्लिया मिलेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है स्क्विड का। तो स्क्विड जो एनिमल है वो दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर मुलुस्क। तो उस पर अगर हम देखेंगे तो गैंग्लिया दिखेगा। गैंग्लिया क्या है, कौन बता सकता है मुझे? व्हाट इज गैंग्लिया? एनीवन फ्रॉम सेकंड बैच, व्हाट इज गैंग्लिया? या डुगैसिया, सही बोला आपने, जय कुमार, यू आर राइट, डुगैसिया। व्हाट डू यू मीन बाय गैंग्लियन? एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स, यस, गैंग्लिया, गैंग्लियन, ठीक है। नेक्स्ट है नर्व रिंग्स। नर्व रिंग्स हमें किस में मिलेगा, एकाइनोडर्मेटा में मिलेगा। तो यहाँ पे ये होता है एकाइनोडर्मेटा मतलब स्टारफिश। तो उसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा विच आर हैविंग रेडियल नर्व्स, और सेंटर में होगा नर्व रिंग विच आर ऑल कनेक्टेड विद दिस रेडियल नर्व्स, ठीक है। So these are the different types of nervous system. Broadly, we can divide the different types of nervous system what we can see in case of different animals. ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं आपको, ये जो स्टारफिश होता है ना, ये बहुत ही, इसके पास एक कैपेसिटी, जैसे हमने पढ़ा था प्लानरिया इज आल्सो हैविंग वेरी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, स्टारफिश के पास भी बहुत हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। एक मिनट, अच्छा, ये अगर मान लो कि स्टारफिश का कोई आम, अगर आम जो है मतलब ये 5 आम में से कोई एक आम जो कट के चला जाए, निकल जाए, तो क्या होता है कि नया जो आम वो फिर से बन जाता है स्टारफिश के बॉडी में। ये तो एक चीज़ है। दूसरा कि मान लो whenever the arm was actually cut off during that time, some part of the nerve ring was also there in that arm. अगर ऐसा हुआ, in that case that particular arm will it is actually capable of actually grow into a complete starfish, उससे एक नया starfish बन जाएगा अगर उसमें nerve ring का part है तो। So they have all these animals, this एक चीज ध्यान देना आप लोग कि the animals which are actually the lower organism or the these simple organism, they have the high regeneration capacity. The more we go up in the phyla, the more we go up in the strata, then what we can see, the complex organisms or those who are very advanced organism, they actually lost the capacity of regeneration. जैसे हमारे केस में अगर हमारा उंगली कट जाए तो फिर एक नया उंगली आ जाता है क्या? ऐसा हो सकता है? अजय कुमार पूछा सर इसका मतलब है स्टारफिश ऑल्सो वॉल्वोरिन, या स्टारफिश इज अ रियल वॉल्वोरिन एक्चुअली। कहाँ चला गया? स्टारफिश इज अ रियल वॉल्वोरिन, यस। उसको कुछ भी तुम नहीं कर सकते उसके साथ जितना मारोगे वो उतना ही बढ़ेगा। इमेजिन दैट इफ यू कैन इनकलकेट और ट्रांसफर दैट कैपेसिटी इनसाइड ह्यूमन, है ना, तो हम भी नहीं, हमें भी कुछ नहीं होगा, हाथ काट दो फिर हाथ बन जाएगा, है ना। In the entire X-Men series or entire X-Men characters, na, I like Wolverine. The best power I like is Wolverine. He is literally immortal. वो मर नहीं सकता कभी. He will never die. Yeah, Deadpool also I like. Deadpool भी नहीं मर सकता. You cannot kill Deadpool. अगर उसको बॉम्ब से भी उड़ा दोगे ना तो उसके छोटे से पार्ट से भी फिर से बन जाएगा Deadpool, है ना। चलो, those are fantasy stories, maybe inspired by the starfish and the planaria. बट ये देखो कि रियल लाइफ में भी हमारे पास ऐसे एनिमल है कि जो मतलब दे हैव लाइक कैरिस्मेटिक और मैजिकल पावर्स। मतलब इमेजिन करो कि एक आम को हमने काट के फेंक दिया किसी एनिमल का, उसमें से वो कंप्लीट फिर से बन गया। सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग, है ना। अगर हम अपना हाथ काट के फेंक दिया उसमें से अगर मैं फिर से एक आदमी बन जाऊं तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ वेरी बिग डील, है ना। इट्स वेरी अमेजिंग थिंग।
So the scientists are doing research on this, that how they are able to do that, and is it possible to transfer that character to some other animal also? Is it possible? उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं लोग, क्या पता फ्यूचर में क्या हो जाए, आई डोंट नो. ठीक है. हाँ, वो अभी फैंटेसी स्टोरी है ना यार, उसमें कोई भी मर सकता है, कोई भी जिंदा हो सकता है, कुछ भी कारण दिखा के मार देंगे, उसमें क्या है. कॉमिक और मूवी में बहुत फर्क होता है. चलो वो सब डिस्कशन अभी नहीं करना है, ठीक है, छोड़ो. लेट अस कंटिन्यू. नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम. अब स्केलेटल सिस्टम कितने तरह का हो सकता है? दो तरह का हो सकता है. एक होता है आपका एंडोस्केलेटन, दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन. एंडोस्केलेटल मतलब द बोन्स, कार्टिलेज, स्पिक्यूल्स, है ना. अच्छा, स्पिक्यूल्स किस में होता है? स्पंजेस में होता है ना. स्पिक्यूल्स कितने तरह के हो सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स आर देयर इन केस ऑफ स्पंजेस? On the basis of the endoskeleton, we have divided the sponges in different classes, right? बढ़ाया था ना. Yes, calcareous and siliceous. Very good. Fine. सो एंडोस्केलेटल मतलब देखो, कुछ एनिमल होते हैं ना जिनके पास जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो बॉडी के अंदर होता है, और कुछ जो होते हैं ना उनके पास जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो बॉडी के बाहर होता है ना. तो एंडोस्केलेटन अगर बॉडी के अंदर है तो हम सॉरी, स्केलेटल सिस्टम अगर किसी एनिमल के बॉडी के अंदर है तो हम उसको बोलेंगे एंडोस्केलेटन. अगर वो बॉडी के बाहर है तो उसको बोलेंगे एक्सोस्केलेटन. जैसे हमारे केस में हमारा स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है, ठीक है. अच्छा, कुछ एनिमल में जिसको बॉडी के बाहर है, जैसे कि द मोलस्का, दे हैव द शेल्स विच इज आउटसाइड द बॉडी, है ना. तो वो वेरी करता है. तो अगर हम एग्जांपल लेंगे कि एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन में, तो क्या क्या हो सकता है? जैसे एंडोस्केलेटन में हम देख सकते हैं बोन्स है, कार्टिलेज है, स्पिक्यूल्स है, दिस आर एग्जांपल्स ऑफ एंडोस्केलेटन. अच्छा, एक्सोस्केलेटन में क्या क्या हो सकता है? नेल्स है, हॉर्न्स है, हुप्स है, फेदर्स है, स्केल्स है, शेल्स है, एटसेट्रा, है ना. हमारे जो बाल हैं, जो हमारे जो नाखून है, नेल्स है, हेयर्स है, ये सब भी एक्सोस्केलेटन का ही पार्ट है, राइट. चलो, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अच्छा, रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन दो तरह से हो सकता है, एक होता है सेक्सुअल, दूसरा होता है एसेक्सुअल. डेवलपमेंट भी दो तरह से हो सकता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में भी, इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट है उसमें क्या हम देख सकते हैं? मेटामॉर्फोसिस होता है. जैसे कि टैडपोल जो है, मेटामॉर्फोसिस होने के बाद फ्रॉग बनता है. उसके बाद आपके दूसरे लार्वर, जैसे कि आपका कैटरपिलर है, उसमें भी मेटामॉर्फोसिस होता है, वो बटरफ्लाई बन जाता है ना. चलो, अच्छा, अभी जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, जो मेटामॉर्फोसिस है, ये भी दो तरह का हो सकता है. एक होता है प्रोग्रेसिव, दूसरा होता है रेट्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव एंड रेट्रोग्रेसिव में क्या फर्क होता है? प्रोग्रेसिव में जो लार्वा होता है इट इज लेस स्पेशलाइज्ड. रेट्रोग्रेसिव में क्या होता है? द लार्वा इज हाईली स्पेशलाइज्ड. देखो, कुछ लार्वा स्टेज भी होता है, मैंने बताया था आपको, जैसे ऑक्सोलोटल लार्वा सैलामेंडर का होता है, उसमें पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें. नॉर्मली लार्वा जो है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे आर इंटरमीडिएट लाइफ फॉर्म. But even in case of this oxylotal larva, they can actually reproduce. That is amazing. That is very interesting. So first of all, मैंने आपको शुरू में बताया था, आज जो नए बच्चे हैं उनको भी बताता हूँ. Whenever we study biology, our biology students' mind should be flexible, because हमें हमेशा नया नया चीज़ मिलेगा. जैसे मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया था, कितने लोगों ने पढ़ा कि आफ्टर 24,000 years, the life, the organism which were frozen inside the Siberian what is that, snow, it came back to life, you know that. 24,000 साल तक वो एनिमल फ्रीज था, और उसके बाद जब साइंटिस्ट ने उसको कलेक्ट किया तो फ्रीजिंग स्टेट में था. फिर जब धीरे धीरे टेम्परेचर नॉर्मल किया तो एक्टिविटी चालू कर दिया, वो जिंदा हो गया. पता है आपको? मतलब क्या है? साइंस फिक्शन मूवी में देखते हो ना, एवेटार, इसमें देखा होगा कि जब हम इंटरस्टेलर मतलब एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी या एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में ट्रैवल करते हैं, फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है ये. तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी को, उसमें क्या दिखाया गया? क्रायो प्रिजर्वेशन, सुना होगा आप लोगों ने. सो व्हाट वी डू, वी प्रिजर्व. एक्चुअली बेसिकली हम पूरा जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो बंद कर देते हैं, फर्दर कुछ भी नहीं होता, सब कुछ स्टॉप हो जाता है, लेकिन जिंदा रहते हैं, मरते नहीं है.
So whenever we'll reach after maybe 10 million years ago, after or maybe 1,000 years later, so what we will do, we will actually means again slowly means bring back the animals into life, or the in case the human to into life. तो बिल्कुल वो एकदम लाइव, हमें लाइव एग्जांपल हमें मिला, ठीक है, और उसका मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था, ठीक है, या हाइपर स्लीप बोल सकते हो उसको, समहाउ हाइपर स्लीप भी बोल सकते हो। एक्चुअली ये क्रायो प्रिजर्वेशन है। जो एनिमल मैंने दिखाया भेजा था, जो जिसके बारे में, क्या नाम है उसका बताओ, बोलो, विच एनिमल? तो इस एनिमल से हमें ये वाला जो प्रूफ हमें मिला, इससे ये प्रूफ हो गया, मतलब ये जो एनिमल हमें मिला, इससे हमें ये प्रूफ हो गया कि ये पॉसिबल है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि एजिंग भी बंद हो जाएगा। मतलब अगर हम आपको किसी, मान लो आपकी उम्र है 30 साल या 20 साल या 16 साल, उसमें हमने आपको क्रायो प्रिजर्व कर दिया और आपको 1000 साल तक उसी स्टेज में रख दिया, और 1000 साल बाद जब आपको हम नॉर्मल करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे, तो आपकी उम्र 16 साल ही रहेगी। ये भी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। वो जो एनिमल इतने 24,000 सालों से, 24,000 ईयर्स, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 24,000, 24,000 ईयर्स। सोचो, इमेजिन करो, उतने दिन तक वो फ्रोजन कंडीशन में था, अभी वो बैक टू लाइफ हो गया। मतलब उसका एजिंग में नहीं हुआ एजिंग में नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उस समय जिस स्टेज में फ्रीज हुआ था, उसी स्टेज में, हाँ रोटीफर, यस यू राइट, उसी स्टेज में वो वापस आ गया लाइफ, इट गेट बैक टू लाइफ। इज इट नॉट अमेजिंग? इज इट नॉट फैसिनेटिंग? मुझे तो बहुत फैसिनेट करता है दिस थिंग्स, नो, लाइक आई लाइक इट, आई जस्ट आई कांट से, ठीक है। इमेजिन करो, सोचो, इमेजिन नहीं करो कि मान लो कि अगर हम ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया, और व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रिजर्व आवर सेल, आवर बॉडी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो आपने विश किया कि चलो, आई वांट टू सी द वर्ल्ड इन इन 2500, कैसा होगा दुनिया 2500 में, मैं देखना चाहता हूँ। तो आपने क्या कर दिया, उस तरह मान लो ऐसा कंपनीज भी है, अवेलेबल है, और आपको बोला कि ठीक है आप पैसा दीजिए तो आपको हम क्रायो प्रिजर्व कर देंगे 2025 तक, सॉरी 2500 तक। तो आप 2500 तक क्रायो प्रिजर्व रहोगे, जितना एज में प्रिजर्व होगे उसी एज में फिर आपको 2500 में आपको फिर से बैक टू लाइफ आपको फिर से लाया जाएगा। तो बीच में 500 साल गायब, आपकी उम्र भी नहीं बढ़ेगी। इज इट नॉट अमेजिंग? ऐसा हो सकता है, वी डोंट नो, ठीक है, एनीथिंग कैन पॉसिबल। या लाइक कैप्टन अमेरिका, यस यस यस। जेम्स बेडफोर्ड, द लेजेंड इज ऑल्सो प्रिजर्व्ड, ओके यस, कैप्टन अमेरिका, गुड। ये सब लोग मार्वल मूवीज बहुत देखता है, ठीक है। चलो, इटर्नल्स का ट्रेलर आ गया, पता है ना? चलो, गुड। चलो, नेक्स्ट है हार्मेफ्रोडाइट्स। हार्मेफ्रोडाइट्स क्या होता है? अरे ये तो सब डिस्कशन शुरू कर दिया। चलो ठीक है, थोड़ा सा बोला तो तुम लोग शुरू हो जाते हो, ठीक है, प्लीज कम बैक। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, पहले खत्म करते हैं लोकी सीरीज, ये सब में अभी वो सब हटाओ, पढ़ाई करो 2 साल, नहीं तो लोकी सीरीज देखते रहोगे, सीट नहीं मिलेगा। 2 साल के बाद देखना, सब अवेलेबल होगा नेट में, कभी भी देख सकते हो। चलो, हार्मेफ्रोडाइट्स क्या होता है? हार्मेफ्रोडाइट्स का मतलब होता है इफ दे हैव बोथ दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अ कॉमनली इन अ सिंगल ऑर्गेनिजम्स बॉडी। किसी एक एनिमल के बॉडी में अगर दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो हम उसको कहते हैं हार्मेफ्रोडाइट्स, ठीक है। अच्छा, हार्मेफ्रोडाइट्स में भी हमने दो कैटेगरीज हमने डिस्कस किया था, एक था प्रोट्रैंडर्स, दूसरा होता है प्रोटोगाइनस। क्या होता है प्रोट्रैंडर्स एंड प्रोटोगाइनस? क्या डिफरेंस है बताओ? प्रोट्रैंडर्स एंड प्रोटोगाइनस के बीच में क्या डिफरेंस है, बोलो। प्रोट्रैंडर्स एंड प्रोटोगाइनस के बीच में क्या डिफरेंस है? What is the difference between protandrous and protogynous? सिंपल है, प्रोटैनस मतलब मेल सेक्स ऑर्गन विल मैच्योर फर्स्ट कंपेयर टू द फीमेल। प्रोटोगाइनस मतलब फीमेल विल गेट मैच्योर फर्स्ट कंपेयर टू द मेल। चलो, एनिमल को हम क्या करते हैं ना, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर। सम एनिमल हु मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दे आर नोन एज
Homeotherm, those who can't maintain the body temperature according to the environmental temperature, मतलब constant temperature जो maintain नहीं करता है उसको हम क्या कहेंगे, पाइकिलोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल. दे शो टू टाइप्स ऑफ स्लीप. एक होता है हाइबरनेशन दैट इज कॉल्ड विंटर स्लीप, दूसरा होता है आपका एस्टिवेशन समर स्लीप. कुछ एनिमल होते हैं विंटर या जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, सो व्हाट दे डू, दे विल गेट they will also go to a hibernation stage or in a sleep stage, and they will become inactive for a particular season because of the harsh environmental condition. If they become active, they will die. That's why they're doing it. So these are all the different types of criteria what you need to discuss. यहाँ पे देखो जो डायग्राम है ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को दिखा रहा है. तो यहाँ पे देखो लिखा है हीमोसिल और साइनसेस आर प्रेजेंट, और बाकी मैंने जो भी बताया तो वही चीज़ें यहाँ पे दिखा है. देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड वेसल्स विल डिवाइड एंड फॉर्म कैपिलरीज. ठीक है. सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट. एम्ब्रायनिकल स्टेज में जो डेवलपमेंट होता है, सीलोम का डेवलपमेंट कैसे होता है वो दिखाया है यहाँ पे. ठीक है. एंड दिस आर द टाइप्स ऑफ सीलोम. ये bilateral, different types of symmetry. There's a different types of body plan. cellular level of organization in case of sponges जो कि A है. B है आपका hydra which is showing the blind sac body plan, and C is a shark which is showing the tube within a tube body plan. ठीक है. So this is different types of symmetry, radial symmetry, bilateral symmetry and universal symmetry. This is coelom. ठीक है. इसे आप देख सकते हो, तीन यहाँ पे अलग अलग तरह के सीलोम आपको देख सकता है. सीलोसिलोम, ठीक है, एंट्रोसिलोम. दिस इज अ बेटर डायग्राम. क्लियर है. सो डिफरेंट क्राइटेरिया जो था वो हमने डिस्कस कर लिया. सो व्हाट इज द नेक्स्ट, द फर्स्ट फाइलम वी नीड टू डिस्कस, दैट इज पोरीफेरा. ठीक है. नेक्स्ट फाइलम क्या है, पोरीफेरा. मैंने फर्स्ट फाइलम, नॉट नेक्स्ट फाइलम एक्चुअली, दैट इज द फर्स्ट फाइलम. नाउ व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा. देखो पोरीफेरा के मेंबर्स जो हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको हम कहते हैं स्पंजेस. उनको क्या कहते हैं हम, स्पंजेस कॉमनली. ठीक है. और स्पंज के बारे में जो पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं पैराजोलॉजी. क्या कहते हैं उसको, पैराजोलॉजी. जॉन एलिस वाज द साइंटिस्ट हु एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड दिस एनिमल्स फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है. और अगर हम उसके बॉडी में देखेंगे तो व्हाट वी कैन सी, देयर बॉडी कैन बी इफ देयर बॉडी इज हैविंग लॉट ऑफ pores, that is why the name of the animal is given, that is poriferous. ठीक है. तो जो पोर्स होता है जिसके थ्रू जो वाटर है वो एनिमल के बॉडी में आता है. मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें आपको मैंने दिखाया था कि जो एनिमल है इट विल एक्चुअली, अच्छा एक मिनट मैं इनको भी दिखाता हूँ. मैंने आपको दिखाया था ना एक वीडियो जिसमें आपने देखा था ना कि जो पोर्स होता है उनके बॉडी में, उसके थ्रू वाटर जो उनके बॉडी में आता है, और इसको हम कहते हैं ऑस्टिया. और एक कॉमन पाथ होता है जिसके थ्रू जो वाटर है वो निकल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, पढ़ाया था मैंने. ऑस्क्यूलम. यस, वेरी गुड. ठीक है, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको वो, जस्ट गिव मी अ मिनट. Sponges are very effective filter feeders since they're able to capture and eat part.
ठीक है, तो आप देख सकते हो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ऑस्टिया के थ्रू, बिकॉज द वाटर इज एक्चुअली कलेक्टेड बाय द ऑस्टिया। उसके बाद, उसके पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ, याद आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम, इस इज अ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द स्पंजेस। तो यहाँ पे देखना उनके बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं। तो वाटर जो होता है ना, ये पोर से अंदर आता है और एक कॉमन ओपनिंग होता है जिसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम, और अंदर में जो कैविटी होता है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसेल। तो ऑस्टिया से पानी जो है, वाटर जो अंदर आएगा और कहाँ से निकलेगा, ऑस्क्यूलम से निकल जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता है बिकॉज दे आर फिल्टर फीडर्स, ठीक है। एंड पानी के अंदर से मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू देयर बॉडी, and during this through this water current, a lot of organic, a lot of substances are coming also through this. So they, what they will do, they will absorb those nutrient from the water, flowing water, and they will survive on that. तो इनका जो फ्लो ऑफ वाटर है उनके बॉडी में कैसे होता है, इसका एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी। स्पेशली जो सेकंड वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है, यहाँ पे मरीन बायोलॉजिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक डाई यहाँ पे, मतलब कलरफुल डाई हो यहाँ पे स्प्रेड कर दिए उनके पास। यहाँ पे स्पंजेस है, तो अभी क्या होगा, स्पंज की बॉडी से जो जो वाटर फ्लो होता है वो कैसे होगा, ऑस्टिया के थ्रू आएगा और ऑस्क्यूलम के थ्रू जाएगा ना। तो बिल्कुल वही शुरू हो गया, देखो ऑस्टिया से घुसा, अंदर गया, और कहाँ से निकल के बाहर जा रहा है, ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द वाटर करंट इज एक्चुअली फ्लोइंग, और वाटर करंट इज हैपनिंग इन केस ऑफ स्पंजेस, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने एक कलर डाई यूज़ करके, क्योंकि नॉर्मल अगर वाटर होगा तो हमें पता नहीं चलेगा, तो उन्होंने कलर डाई यूज़ किया है ताकि हमें ये फिनोमिना यहाँ पे दिखे। तो आप क्लियरली देख सकते हो, बिल्कुल वही यहाँ पे हो रहा है। ऑस्टिया के थ्रू पानी ये पंप करते हैं अंदर, और किसके थ्रू बाहर निकल रहा है, ऑस्क्यूलम के थ्रू। एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, ये हमेशा करता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा, ठीक है। So this is a marine biologist. He is doing scuba diving. He went deep inside the ocean. अंदर जाके, बॉटम में जाके ये वीडियो बना के दिखा रहा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आया समझ में? बोलो, क्लियर झाले? समझल का? गुड। Life is very interesting, right? The more you study, the more you actually study it with. Actually क्या है ना, मैं आप सबको एक चीज़ बताता हूँ। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे इमेजिनेशन भी चाहिए और प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होगे ना, अगर आप किसी भी एनिमल किंगडम, स्पेशली ये जो फर्स्ट चैप्टर है या एनिमल किंगडम के बारे में हम जब पढ़ते हैं, तो अगर आप उसको लाइव, उसके कुछ फोटोग्राफ्स, या उसको कभी आपने देखा ही नहीं है, बस रटना शुरू कर दिया आपने, इसे कभी नहीं सीख पाओगे। आप रटते रहोगे, आप सीख नहीं पाओगे कभी। तो एनिमल किंगडम में और जोलॉजी में और स्पेशली बायोलॉजी में हमें कुछ भी पढ़ना होता है ना, इमेजिनेशन भी चाहिए। दैट इज ऑल्सो ट्रू। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे वाटसन एंड क्रिक ने फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव गिवन द डीएनए स्ट्रक्चर। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर था, ये जो मॉडल है, उसके बाद आपने पढ़ा होगा जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो मॉडल है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ये हमने कैसे बनाया, ये पहले हमने क्योंकि हमारे पास माइक्रोस्कोप तो थे नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो था नहीं, फिर भी हमने ये डिस्कवर किया, हमने पता किया। कैसे पता किया, इसमें हमें इमेजिनेशन भी लगता है, हमारे पास जो डाटा है उसको यूज़ करके। तो हमें बायोलॉजी में क्या है ना, इमेजिनेशन भी चाहिए, आपको प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए। यू शुड बी एन एक्सप्लोरर, जिसको नेचर लवर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपके आसपास, आपको ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि मेरे घर के आसपास ये जो पेड़ है इसका नाम मुझे पता है क्या। आपके घर में आप देखना कितने सारे पेड़ पौधे होंगे, आपको उसका नाम ही नहीं पता, ठीक है ना। क्या उसका फंक्शन है, क्या इसका काम है, आपको वही नहीं पता, कौन सा स्पीसीज है वो भी नहीं पता, है ना। तो इसकी ये आपके मन में वो इच्छा होनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं सुनाई मुझे कैसे दे रहा है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ कैसे बोलता हूँ, वॉइस कहाँ से आ रहा है, ठीक है। हम जो खाते हैं वो सब हजम कैसे हो जाता है, वो डाइजेस्ट कैसे हो जाता है, क्या प्रोसेस है, हम जिंदा कैसे हैं, हमें ग्रोथ क्यों होता है, उसके बाद एक स्टेज में ग्रोथ बंद क्यों हो जाता है, फिर एजिंग क्यों होता है, हम मर क्यों जाते हैं, ये सवाल आपके दिमाग, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, वाई डू यू फॉल इल, ठीक है। इसी चैप्टर भी आपके लोअर क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वाई डू वी फॉल इल। सो इट्स ऑल कमिंग, इट विल कम बिकॉज ऑफ योर डिजायर, क्यूरियोसिटी। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगा, अगर आपको जानने की इच्छा होगी, तो आपके अंदर ये
जज्बा होगा तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, 2 बुक खरीद लिया, नोट्स ले लिया सर का और रटने बैठ गया, तो आप हो सकता है कुछ नंबर आप कभी थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए आप स्कोर भी कर लो, बट दैट नॉलेज विल नॉट गोइंग टू स्टे इन योर माइंड फॉर लॉन्ग। आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू गारंटी। बस कुछ ही समय के लिए आप पढ़ोगे, हो सकता है देखो कुछ लोग होते हैं बहुत तेज होते हैं, उनको कोई भी बुक दो रट लेंगे, रट के जाके एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे, लेकिन उससे आप सीखोगे क्या? नहीं सीखोगे। एंजॉय करोगे क्या? नहीं। अभी मैंने आपको जो वीडियो दिखाया आपको कितना अच्छा लगा? आपको अभी पूरे माइंड में पूरा क्लियर हो गया कि हाँ भैया, अगर पॉरीफेरेंस है, स्पंजेस है, तो बॉडी उसके किसकी बॉडी में किस तरह से उसके अंदर पानी जाता है और किस तरह से निकलता है। पहले आप क्या कर रहे थे ना, इमेजिन करते थे, डायग्रामेटिक बुक में जो डायग्राम है उसको देख के या टीचर ने बना दिया उसको देख के, तो आपको उतना क्लैरिटी नहीं आया। अभी देखो लाइव आपको दिखाया मैंने, फोटो मैंने वीडियो दिखाया रियल स्पॉन्जेस का, ठीक है, कैसे होता है। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कि आप सब लोग, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर एनिमल किंगडम में बहुत सारा फाइलम होता है, क्लासिफिकेशन होता है, तो हम इसको कैसे याद रखें। तो मैं उनको हमेशा ये बताता हूँ, याद रखने का तरीका यही होता है कि आप कितना इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो। मान लो कि मैंने आपको आज पढ़ाया स्पंजिस के बारे में, मैंने आपको आज पढ़ाया प्लैटीहेलमिंथस के बारे में, क्या आप घर क्लास खत्म होने के बाद खुद से गूगल में गए, क्या आपने उस एनिमल का फोटो देखा, क्या आप उस एनिमल के बारे में पढ़ा, क्या उसका कोई वीडियो देखा, क्या आपने देखा उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फंक्शन है उसका, उसके बारे में आपको और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिला क्या, आपने किया क्या? अगर आप ऐसा करोगे ना तो देखना आपको याद रहेगा। अगर आप सिर्फ किताब पढ़ के और मेरा नोट्स या किसी भी टीचर का नोट्स पढ़ के रटने की कोशिश करोगे तो आप कभी नॉलेज गेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो रटने की जरूरत अगर है आपको पड़ेगी नहीं। समझ में आया ना? 11:10 को है, मेरा तो 11:15 को खत्म हो रहा है। व्हाट शैल वी डू? ठीक है, वो क्लास ज्वाइन करना उसके बाद। अभी 5 मिनट है, थोड़ा सा एक और बात बता देता हूँ फिर छोड़ देंगे। नहीं तो अब जाना तो जाओ, और मैं एक बार बात कर लेता हूँ, शायद कुछ टाइमिंग में गड़बड़ है, उसको ठीक करने के लिए बोल दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी डिस्कस किया क्लियर है सबको? तो प्लीज़ ऑल द स्टूडेंट प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप, एंड someone of you please share the notes, up to dated notes, so that, ठीक है, चलो। बायोलॉजी न्यू 11 करके ग्रुप है व्हाट्सअप का, ठीक है, उसमें ज्वाइन करो। कॉमन ग्रुप में शेयर कर देना, जो फर्स्ट बैच वाले बच्चे हैं ना, जो हमारा कॉमन ऑफिशियल ग्रुप है चैतन्य का, उसमें इनको ये नए बच्चे हैं इनके लिए थोड़ा सा शेयर कर दो। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय, विल मीट tomorrow in next class. Thank you.